स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। अस्पतालों में रिक्त चल रहे पदों को भरने के दिए निर्देश, जल्द भरे जाएंगे पद। चंपावत के पत्रकार कुंदन बिष्ट के बेटे का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। पत्रकारों ने लगाई पुलिस से गुहार, जल्द की जाए खोजबीन पूरी। बहादुराबाद में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने किया बैंक लूट मामले का खुलासा। मुखबिर की सूचना पर किया गया खुलासा। और गदरपुर पुलिस की पकड़ में आया मोटरसाइकिल चोर। चेकिंग करने के दौरान हिरासत में आया, पूछताछ में कबूला जुर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की, और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो कि देहरादून से मिल रही है। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन प्रतियोगिता होगी। इस मैराथन में कल 15,000 लोग दौड़ेंगे। तो पुलिस लाइन से इस मैराथन का आगाज होगा और इसकी थीम है नशा मुक्त उत्तराखंड। 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक हिस्सा लेंगे, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की भी तैयारी की गई है। खिलाड़ियों को प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे और मैराथन जीतने वालों को लाखों के पुरस्कार भी मिलेंगे। तो नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए ये मैराथन प्रतियोगिता होगी। इसकी थीम है नशा मुक्त उत्तराखंड। तो देवभूमि को नशा मुक्त रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और नशे से लोग किस तरह से दूर हों, इसकी भी अपील इस मैराथन में होगी। जागरूकता भी होगी और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि लोग जागरूकता को जरूर अपनाएं, जिसका जरिया बनेगी ये मैराथन दौड़। तो ये खास मैराथन का आयोजन किया जाएगा। पुलिस लाइन से इसका आगाज होगा। 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक भी इसमें हिस्सा लेंगे। तकरीबन 15,000 लोग इस मैराथन में शामिल होंगे। और विजेताओं को लाखों के पुरस्कार भी मिलेंगे। तो ये खास दौड़ का आयोजन होगा जिसकी थीम है नशा मुक्त उत्तराखंड। तो खिलाड़ियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे और सुबह 7:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मैराथन प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाएंगे। विजेताओं को लाखों का पुरस्कार मिलेगा। तो नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन प्रतियोगिता होगी। इस मैराथन में 15,000 लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। सुबह 7:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये खास मैराथन का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें तमाम देशों के 112 से ज्यादा धावक भी हिस्सा लेंगे। सुबह 7:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। विजेताओं को पुरस्कार भी इस दौरान दिया जाएगा और इस दौड़ की थीम होगी नशा मुक्त उत्तराखंड। इस खास मैराथन में 15,000 लोग शामिल होंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद इस मैराथन प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा। तो ये खास मैराथन होगी और हमारे साथ कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट हैं उत्तराखंड से। कैलाश जी, ये खास मैराथन के बारे में भी बताइए और जिस तरह से हम देख रहे हैं वो सीएम धामी का ही ये दूरगामी परिणाम है कि देवभूमि को नशा मुक्त किया जा रहा है। चाहे बाजपुर हो, लश्कर हो, जसपुर हो या सीमावर्ती जिले भी लगातार कार्रवाई हो रही है। मतलब अब नेस्तनाबूद करना इन माफियाओं को पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं ये जो दौड़ है जिसकी थीम है नशा मुक्त उत्तराखंड, वो इसकी एक नजीर साबित होगी। बिल्कुल नजीर साबित करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा। और जाहिर तौर पर जब डीजीपी इसमें कूद चुके हैं इस रेस में, तो कहीं ना कहीं ये लगता भी है कि पुलिस और सरकार दोनों साथ साथ इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कई शहरों का जिक्र किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन शहरों का जिक्र किया है, क्योंकि उधम सिंह नगर के अंदर और हरिद्वार के अंदर ये वो शहर आते हैं और इन्हीं शहरों में सबसे ज्यादा जो नशाखोरी है वो होती है। उसके अलावा अगर देहरादून जिले की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर भी टारगेट होता है जो माफिया होते हैं, नशाखोर होते हैं, नशा तस्कर होते हैं, कि यहाँ के बच्चों को वो टारगेट करें। और यहाँ पर भी समय समय पर ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जब नशा के कई जो मामले हैं वो उजागर होते हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस समय समय पर प्रयास करती है और लगातार सघन जो चेकिंग अभियान है विवेक वो चल रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे नशाखोर तस्कर हैं जो पकड़े जा चुके हैं, जो बच्चों की जो नई नस्लें हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के एवज में ये जो मैराथन होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैराथन है। अलग अलग देशों से इस वक्त जो प्रतिभागी हैं वो देहरादून पहुंच चुके हैं और कल इस मैराथन का आगाज किया जाएगा, जिसका मुख्य मकसद होगा नशा मुक्त अभियान छेड़ना, चलाना और लोगों को भी जागरूक करना कि नशे से दूर रहें, क्योंकि अब जो ये नशा हो रहा है ये युवा नस्ल के लिए बहुत खराब है और इस नस्ल से कहीं ना कहीं जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी नुकसान होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस आयोजन को करवाया जा रहा है। वो मुख्य इसमें मौजूद रहेंगे, ये मुखिया के तौर पर। उसके अलावा जो पुलिस के महानिदेशक है डीजीपी अशोक कुमार, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही कई अन्य पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो क्षेत्रीय विधायक या फिर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रदेश को नशा मुक्त बनाना। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मकसद केवल एक ही है और भले ही कार्यक्रम अलग अलग चलाए जा रहे हों, चाहे पुलिस चला रही हो, सरकार, शासन प्रशासन की मदद से, जिस तरह से, लेकिन सीधा सवाल यही रहेगा देवभूमि के लोग कितने उत्साहित हैं। क्योंकि मैं एक खबर देख रहा था, आज से तकरीबन 2 माह पहले की बात है कि हरिद्वार में एक शराब दुकान के टेंडर जारी हुए थे और उसका लोगों ने इतना विरोध किया कि शासन प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नहीं, देवभूमि के लोग जो कहेंगे हम भी उसे एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली वहां पर शराब दुकान नहीं खुली। यानी जन जागरूकता लोगों में है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए जन जागरूकता होनी भी चाहिए और स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर जागरूकता नहीं होगी लोगों में तो किसी तरह के अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता। और जब सवाल यहाँ पर नशा मुक्त बनाने का हो प्रदेश को, तो यहाँ पर चाहे अभिभावक हो, चाहे लोग हो, चाहे एथलीट्स हो या फिर पुलिस के अधिकारी हो या फिर शासन में जो मौजूद है वो अधिकारी हो, हर लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाए। और इस वक्त तो क्योंकि नशा सिर्फ शराब का नहीं है, इस वक्त जो नशा है स्मैक है, चरस है, गांजा है, अफीम है, कई तरह के ऐसे नशे हैं, इंजेक्शन
लाइसेंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं, जिनको कई बार जिनकी खेपें इस वक्त पुलिस द्वारा लगातार पकड़ी जा भी चुकी हैं। पहले लगातार ये प्रयास रहते हैं कि इन खेपों को पकड़कर उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए जो इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह कोशिश रहती है, ये प्रयास रहता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और अगर जागरूकता नहीं होती तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में, इतना बड़ा आयोजन नहीं होता। और लोगों में समझ भी है कि अगर नशा, हमारी जो युवा नस्लें हैं उनकी रगों में अगर नशा बहेगा तो आने वाली जो नस्लें हैं वो तो बर्बाद होंगी, उनका जीवन बर्बाद होगा। और हम किस पर एतबार करेंगे? हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं जिन पर हम नाज करते हैं, आखिर हम किस पर नाज करेंगे? तो ये मुख्यमंत्री भली बात ही समझते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद युवा हैं और युवाओं के दिल की धड़कनों को, युवाओं के दिल की बातों को वो समझते हैं। इसीलिए इतना बड़ा जो प्रयास है विवेक, वो किया जा रहा है और धरातल पर इस चीज को उतारा जा रहा है। तो कल इस चीज का असर देखेगा कि मैराथन होगी, बहुत मेगा मैराथन होगी, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें होंगे, कई देशों के प्रतिभागी इसमें आए हुए हैं। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक मैराथन होने जा रही है। बिल्कुल ऐतिहासिक मैराथन होने जा रही है और एक ईमानदार पहल की भी आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं सीएम धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपका रुख करेंगे। और ये बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है, मिट जाएगी यमुना कॉलोनी की पहचान। जी हाँ, देहरादून में यमुना कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनेगी, यानी कि जिस देहरादून की यमुना कॉलोनी को आप देखते आए हैं, जिस पहचान को आप अभी तक देखते आए हैं, वो बदल जाएगी। अब वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें उसकी जगह लेंगी। अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इसके निर्देश दिए हैं। तो 1960 में 25.2 हेक्टेयर भूमि, यानी आप जगह समझ सकते हैं कितनी बड़ी जगह पर यमुना कॉलोनी बनी हुई है। 25.2 हेक्टेयर में ये यमुना कॉलोनी बनी है और 983 आवास, जिसमें खास आवास भी हैं। प्रदेश को चलाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। और चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ होगा यहाँ का नया नजारा। कैलाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कैलाश, अब बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी को जो लोग देखते आए हैं, जो इसकी पहचान से रूबरू थे, लेकिन अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए विवेक, ये जो यमुना कॉलोनी है 1960 में इसका निर्माण हुआ था और राजधानी देहरादून के दिल घंटाघर के आसपास ये कॉलोनी है। और पॉश कॉलोनी इसको कहा जाता है क्योंकि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और जितने भी बड़े अधिकारी हैं इस कॉलोनी में रहते हैं। और जाहिर तौर पर जब प्रदेश को चलाने वाले ही यहाँ पर रहते हैं तो अपने आप में पॉश कहा जाना स्वाभाविक है। 25 हेक्टेयर से ज्यादा का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में ये पूरी कॉलोनी बसी हुई है और 900 से ज्यादा परिवार हैं, जिसमें मंत्री शामिल हैं, जिसमें कर्मचारी शामिल हैं सिंचाई विभाग के, जिसमें अन्य अधिकारी यहाँ पर शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर पॉश होना स्वाभाविक है। और अब एक ड्राफ्टिंग यहाँ पर की जा रही है कि इस कॉलोनी की ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार की जाए, और क्योंकि नवनिर्मित इसको बनाया जाएगा। जो भवन यहाँ पर पुराने हैं उन भवनों को तोड़ा जाएगा और बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर बनाई जाएंगी। मतलब यानी जो रूपरेखा है, रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए जा चुके हैं। और जो पुरानी पहचान थी यमुना कॉलोनी की, वो पहचान अब नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर भी है और अपने आप में एक पहचान है उत्तराखंड की। और क्योंकि यमुना कॉलोनी, यानी जो भी राजधानी आता है यमुना कॉलोनी के वो चक्कर जरूर लगाता है, क्योंकि कैबिनेट के तमाम मंत्रियों का आवास वहां पर है, विधानसभा स्पीकर वहां पर रहती हैं और वहीं से चंद दूरी पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का भी यहाँ पर आवास है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वीवीआईपी यहाँ पर इलाका है। और यहाँ पर अब जो तस्वीर होगी, तस्वीर जल्द बदलने वाली है। यानी जो मंत्रियों के जो आवास होंगे, मंत्रियों के आवास अब बदले जाएंगे, कर्मचारियों के जो आवास होंगे उनका रूपरेखा उनकी बदली जाएगी और साथ ही जो अधिकारी हैं उनकी भी रूपरेखा बदली जाएगी। बिल्कुल, मैं एक सवाल और अंतिम आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रावधान बताया जा रहा है और इतनी बड़ी जगह पर जाहिर सी बात है जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी तो बहुत सी जगह शेष रह जाएंगी। तो क्या उसके लिए भी कोई प्रपोजल तैयार है या अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा? बिल्कुल, देखिए इसमें जाहिर तौर पर जो आर्किटेक्ट होंगे उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है, क्योंकि वीवीआईपी लोग इसमें रहेंगे और पहले से ही वीवीआईपी लोग यहाँ पर रहते आए हैं। तो इसमें पार्क की भी सुविधा होगी, इसमें जिम्स की सुविधा, जो ओपन जिम्स जो बनाए जाते हैं आजकल कई शहरों में, उसकी भी यहाँ पर सुविधा होगी। उसके अलावा जो गार्डन है, गार्डन की यहाँ पर सुविधा की जाएगी। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम यहाँ पर बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो इलाका होगा, ये इलाका जो खास
लोग हैं उनके लिए तो खास होगा ही, लेकिन जो आने वाले जो लोग हैं राजधानी देहरादून के लिए, उनको भी ये मुफीद हो सके, उनके लिए भी कुछ जगहें ऐसी मिल सके उन लोगों को, ताकि वो लोग यहाँ पर आ सके, अपना मनोरंजन भी कर सके और कुछ चीज उनको ज्ञान के रूप में प्राप्त भी हो सके। तो म्यूजियम से लेकर यहाँ पर पार्क और ओपन जिम्स की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अगर स्पेस बचता है तो इन चीजों को यहाँ पर डेवलप किया जाए। विवेक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 3 मोटर पुलों का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह, बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल और ओसी शिवम अवस्थी लोकार्पण समारोह में मौजूद रहे। आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें वर्चुअल जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन 75 पुलों के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के मेरी विधानसभा के जो 3 पुल कुलसारी, बुशेड़ी और लोल्टी का लोकार्पण हुआ है, मैं इस मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से बीआरओ को, आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर थे, कर्नल साहब यहाँ पर थे, जिनके अथक और एक समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है, मैं उसके लिए भी पूरे बीआरओ को, सीमा सड़क संगठन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। इसमें बीजेपी के विधायक, मंत्री, सांसद मन की बात कार्यक्रम में किस बूथ पर होंगे, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ 4 तारीख को होने वाले आज तक के विकास कार्यक्रमों के लिए भी चर्चा की गई। इसके अलावा पलायन को रोकने के लिए और पलायन में भारतीय जनता पार्टी इसे रोकने के लिए कैसे सहायक हो सकती है, इसकी भी चर्चा की गई। के लिए संगठन स्तर पर हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारे मन की बात, क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे, ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख इगास का कार्यक्रम, इगास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्यौहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्यौहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से किन लोगों से वार्ता करेंगे, वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गाँव में जाने पर भेलो बगवाल खेलते हुए वो उसका फोटो भी शेयर करें और उनके बारे में बातचीत करें। चंपावत के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर इंडो नेपाल के सहयोग से बनने वाले सूखा बंदरगाह का निर्माण कार्य जल्दी से होगा। उप जिलाधिकारी हिमांशु काफलटिया ने बताया कि निर्माण कार्य में आ रही भूमि स्थानांतरण आदि की सभी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। वहीं नेपाल ने भी ड्राईपोर्ट को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर का हाईवे तैयार कर लिया है। भारत नेपाल सीमा पर एक ड्राई पोर्ट, आईसीपी और जो हाईवे से कनेक्शन के लिए 109D एक नया हाईवे बनाया जा रहा है। इन तीनों पर वर्तमान में तहसील में और हमारे क्षेत्र में एक प्रक्रिया गतिमान है। जहाँ तक ड्राई पोर्ट की बात है, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और वो वन विभाग की जगह है और उसमें उसको लैंड ट्रांसफ़र के लिए जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोड जो उसको कनेक्टिंग रोड है, उसके लिए जो राजस्व की ज़मीन थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई है। वन भूमि भी उसमें कुछ आ रही है, वो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और उसमें NHAI द्वारा टेंडर आमंत्रित करके जो उसमें एक ठेकेदार है उसे सेलेक्ट कर लिया गया है और जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
देहरादून आरटीओ को अब आधुनिक बनाया गया है। आरटीओ के सभी काम ऑनलाइन होंगे, जिससे लोगों को घर बैठे ही तमाम सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। नवनियुक्त आरटीओ सुनील शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी है। हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये निश्चित कर लिया है, पहला हमारी जो प्रायोरिटी है वो ऑफिस में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको बिना किसी वेट करने के या बिना किसी परेशानी के तुरंत सुविधा दी जाए। कर्मचारियों को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई ऑफिस में आता है तो उनके कागज चेक कर पहले बता दिया जाए कि उनको किस किस चीज की कमी है, और वो एक बार में ही बता दिया जाए ताकि दोबारा उनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसके साथ साथ जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम लोग ऑफिस में आए और उनको घर पर ही चीजें मिलें। उसके लिए हम एक पीआरओ ऑफिस बना के रखेंगे ताकि आदमी वहीं से सारी जानकारी ले ले और अपने स्तर से उसको अप्लाई कर सके। प्रदेश सरकार लगातार इसी कोशिश में लगी है कि धान खरीदी में किसानों को कोई परेशानी ना हो। जसपुर में उप जिलाधिकारी राजस्व अधिकारियों के साथ क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे और जो कमियां पाई गई उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ वेरीफाइड किसानों से ही धान खरीदने को कहा गया। वहीं एक ही राइस मिल को धान बेचने वाले क्रय केंद्रों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। के द्वारा ये जो क्रय केंद्र है वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ रजिस्ट्रेशन यहीं से हो रहे हैं, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक वो वेरीफाई तहसील के द्वारा न किया जाए तो उसमें धान की खरीद ना की जाए। देखिए, पतरामपुर में जो शिकायत मिली थी तो उसमें ये शिकायत थी कि ये देखा जा रहा था कि एक ही राइस मिल को धान बेचा जा रहा था, और इसी चीज़ में हम लोग ने अभी जो निरीक्षण किया था उसमें देखा था कि इसमें तो अलग अलग राइस मिलों को गया है। अगर किसी केंद्र द्वारा एक ही राइस मिल को धान बेचा जाएगा तो उसमें जो प्रभारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर के ग्राम नंदपुर में इंटरार्क मजदूर संगठन ने समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की। इस बैठक में किसान और मजदूर संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। 29 अक्टूबर को होने वाले फैसले को लेकर भी चर्चा की गई। दो हैं, एक रुद्रपुर में है, किशा में है। वो उनके जो मजदूर हैं वो बेचारे 1.25 साल से धरने पे बैठे हुए हैं। कई दफ़ा इनकी वार्ता हो चुकी है प्रशासन से, मगर किसी तरह बात नहीं लगी। इनके बच्चे भूखमरी पे आ गए हैं। इनके पास कोई, हमने इनको अनाज भी भेजा, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके भेजें ताकि इनके बच्चों को गुजारा होता रहे, मगर जो फैक्ट्री मालिक है उसको कोई तरस नहीं आ रहा। इसके विषय में हमारी पिछले महीने पंचायत हुई थी, टिकैत साहब उसमें आए थे। उन्होंने कह दिया था अगर ये फैसला फैक्ट्री मालिक नहीं करेगा तो हम अगले महीने की 18 तारीख को महापंचायत आएगी, उसमें ट्रैक्टर ट्राली ला के गेटों का आगे खड़ी कर देंगे और बिल्कुल फैक्ट्री बंद करवा देंगे। आज यहाँ जो दोनों फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधि हैं वो भी हैं और किसानों के जो प्रतिनिधि वो भी बैठे हैं, और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जैसा फैक्ट्री प्रबंधन चाहता है कि वो सिर्फ फैक्ट्री के जो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं उन्हीं से वार्ता करना चाहता है, तो इससे किसान प्रतिनिधियों को कोई आपत्ति नहीं है। तो आज कहा गया है पूरी किसान प्रतिनिधियों द्वारा कि सारे जो मजदूर प्रतिनिधि हैं वो वार्ता करें 29 तारीख को, जो प्रस्तावित वार्ता है। और उसमें फैक्ट्री प्रबंधन से भी ये उम्मीद की गई है कि वो सहानुभूतिपूर्वक इनकी समस्याओं का समाधान करें। अगर वो फैक्ट्री प्रबंधन फिर भी हठधर्मिता पर रहता है और शासन प्रशासन इन मजदूरों की बात को नहीं सुनता है, का जो ऐलान है कि वो 18 तारीख से इंटरार्क के जो किच्छा फैक्ट्रीज के गेट पर बैठेंगे किसानों मजदूरों के साथ, तो फिर उसकी तैयारी के लिए पूरी योजना बनाई। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।